नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आज की जो हमारी खास पेशकश है वो वन महोत्सव को लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में, जलवायु में परिवर्तन है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर हम बात करें ऑक्सीजन को लेकर तो ये कोविड ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है और वो हमें मिलेगी कहाँ से, पेड़ पौधों से और हमारे वनों से। तो इसीलिए इसी चीज़ को एक ध्यान में रखते हुए वन महोत्सव बनाया जाता है और इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम, जो चंडीगढ़ प्रशासन के वन विभाग में डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं और हाल ही में 8 फरवरी को मुंबई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत सरकार के कार्मिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा इन्हें अभी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस तरह की वन महोत्सव आखिर है क्या, और अगर हम देखते हैं कि ये हर साल ज़्यादातर 1 से 7 जुलाई को या फिर जो थोड़ा रेनी सीजन होता है तब मनाया जाता है, तो क्या कारण है इसका? मैम, जैसा कि इसका नाम है वन महोत्सव, इसका मीनिंग अपने आप में ही ये बताता है कि वनों का ये महोत्सव है। अब सवाल ये उठा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत जो है 1950 में उस टाइम के जो कृषि मंत्री थे माननीय के मुंशी साहब, उनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया और ये कहा गया कि पूरी क्रॉस द कंट्री हम इसको जब जैसे ही ऑनसेट ऑफ मानसून हो, मानसून सीजन जब चालू होने वाला हो तो उसको शुरू किया जाए। तो उस टाइम पे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक अमूमन ये मनाया जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कई जगहों पे जैसे मानसून अगर लेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लान किया जाता है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में ये 8 तारीख से लेके लगभग हम इसको 22 तारीख तक मना रहे हैं। हम एक्सटेंडेड कर रहे हैं इसको ताकि मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो और मानसून का हम सही से यूज़ कर पाएँ। अब रही बात, आपने एक और प्रश्न पूछा कि इसमें जुलाई में ही क्यों या अभी क्यों। हाँ, कोई टेक्निकल कोई रीज़न है? हाँ, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि नेचर जो है सबसे बेस्ट केयर है किसी चीज़ के लिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूँ आपको मार्च के महीने में आप प्लांटेशन कर दिए तो सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लोग इतना नहीं कर पाते हैं, या तो आपको खुद बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, स्पेशली वाटर एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोग इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम रेनी सीजन में करते हैं तो अगर हम करें ना करें, नेचर अपनी बारिश से उसको जो है इतना पानी दे देगा कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सर्वाइवल ऑफ के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि वो जो 3 महीने तक का जो समय रहता है उसमें वो सर्वाइव कर जाता है। तो उसके पास ज़्यादा केयर की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। जी, 3 महीने के बाद जो है जब तक होते होते प्लांट एस्टैब्लिश कर चुका होगा, उसके बाद आप नहीं भी करते हैं या कम करते हैं तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा। ये बेसिक कारण। डॉक्टर अब्दुल, यहाँ पर एक जो चीज़ है, आप लोग एक स्कीम चलाते हैं कि वन विभाग आपके द्वार, तो ये क्या है और इस तरह की स्कीम चलाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये वन विभाग आपके द्वार, या इसको हम लोग कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट योर डोर स्टेप बोलते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि लोगों को कई बार एक तो इसमें हम लोग फ्री सैपलिंग देते हैं लोगों के घर जाके, उनकी इच्छा के अनुसार। हमारी जो 3 गाड़ियां अभी चलने वाली हैं 8 तारीख से शुरू हो रहा है, इसका पूरा कैलेंडर, रूट, सब कुछ हम लोग पब्लिक कर देते हैं, पब्लिशाइज करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लोगों को पता होता है, उसमें एक अफसर भी हम तैनात करते हैं ताकि वो लोगों को एजुकेट भी करें और उनकी इच्छा के अनुसार पौधे प्रोवाइड करें। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था इसके पीछे कि चूंकि कई बार क्या होता है, लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कई बार आप दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप वहाँ गए, अफसर नहीं मिले, या फिर वहाँ से नर्सरी भेजी गई, वहाँ कोई नहीं मिला, तो काफ़ी परेशान लोग होते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना हम रिवर्स कर दें कि हम ही लोगों के घर पहुँच जाएं और उनको हम प्लांट दें, फिर उनको हम एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको उनकी चॉइस के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये मैंने देखा लास्ट ईयर लोगों ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से लिया था और बहुत कामयाब भी रहा। तो ये है इसके पीछे लक्ष्य। और हम लोग लगभग सारे सेक्टरों में ऐसे प्लान करते हैं कि जो गाड़ी है वो 3 से 4 बार जरूर जाए, ताकि अगर कोई छूट भी गया, किसी कारणवश कभी ऑफिस है या किसी घर बंद है या नहीं है, तो उनको तीसरे चौथे अवसर में उनको जरूर मिल जाए। जी। तो ये है। तो जैसा कि अभी चंडीगढ़ को लेकर अगर हम बात करें तो आपका एजेंडा क्या है? हम लोग चंडीगढ़ में ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए, एक तो मैं सबसे पहले तो आपको बताने में मुझे खुशी है कि चंडीगढ़ सर्टेनली ऐसे शहरों में है जहाँ पे ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको ग्रीन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ 46% के आसपास ग्रीन कवर है और ये तभी हो पाया जब लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो इसी को मेंटेन करने के लिए हम ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान हर साल प्रिपेयर करते हैं, जिसको ऑनरेबल गवर्नर ने अभी कुछ दिनों पहले रिलीज किया है। इसके तहत जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको टारगेट दिए जाते हैं। जैसे इस साल का टारगेट जो है अगले साल का, ये 2,80,000 प्लांट हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांटेशन के टारगेट्स हैं। जो 3 ग्रीनिंग एजेंसी चंडीगढ़ में काम करती हैं, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक हॉर्टिकल्चर विंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये तीनों को ज्वाइंटली एक साथ हम लोग काम करते हैं और 280 का टारगेट है। एंड आई एम प्रेटी होपफुल कि आने वाले समय में हम 280 से ज़्यादा ही करेंगे। जैसे लास्ट ईयर मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो 255,000 टारगेट था और हमने लगभग 263,000 के आसपास प्लांट किया है। जी सर, ये तो बात हुई प्लांटेशन को लेकर।
प्लांटेशन करना और उनको बचाना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और शायद बचाना ज़्यादा ज़रूरी है गिनती को लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कितना ज़्यादा सक्सेस है? ये बहुत ही अहम प्रश्न आपने उठाया कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो है प्लांटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पोस्ट प्लांटेशन केयर कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो इसको भी हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसको एड्रेस करते हैं, इन सब इश्यूज़ को। जैसे हमारे यहाँ विभाग में एक स्कीम है इको क्लब्स का। जब भी टीचर्स या बच्चों से इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग रेज करते हैं कि हर स्कूल में अगर बच्चे प्लांट्स को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, इवन हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप जो बच्चा जिस प्लांट को प्लांट कर रहा है उसको वो अपना नाम दे दे कि प्लांटेड बाय दिस इज मी एक्चुअली, तो शायद उसको लगेगा कि मैं अपने आप की रक्षा तो करूं ही करूं। तो जब तक हम पोस्ट प्लांटेशन पे फोकस नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये कार्यक्रम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जहां तक रही वन विभाग की बात, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि हमारे यहाँ जो सर्वाइवल परसेंटेज है दैट इज एक्सेसिवली हाई। इसका कारण यह है कि इसमें बहुत अच्छे लेवल पे कई अफसर्स इन्वॉल्व होते हैं और खुद मॉनिटरिंग की जाती है एक एक एरिया की। हम लोग रिपोर्ट्स लेते हैं कहाँ तो जैसे आपने कहा कि आप डोर टू डोर जाते हैं, आप प्लांट्स देते हैं, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग प्लांट ले रहे हैं वो उनको प्रॉपर केयर कर रहे हैं, या जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाला नहीं, काम मैं मेरा मानना है कि फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को एक तो आप ऐसे समझिए, ये है इसमें जो नंबर पे लिमिट है, अगर आप 500 बोलते हैं तो हम आपको उतना नहीं दे पाते, हम आपको मैक्सिमम 5 प्लांट एक घर को देते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि 5 प्लांट के स्पेस इनके पास है, वो केयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई लेट्स से 5000 मांगता है, ऐसे भी हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं 5000 के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हम उतना नहीं दे पाते। कई बार उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि हम रिक्वेस्ट करें क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका बेसिक रीज़न ये है कि चंडीगढ़ एक लैंड लॉक्ड यूटी है, हम इसके बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास जो एरिया है वो 114 स्क्वायर किलोमीटर ही है, इसके अंदर प्लांटेशन प्लस एक सैंक्चुरी है, सुखना वाला सैंक्चुरी, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। और चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस अब अवेलेबल है नहीं, धीमे धीमे स्पेस एक कंस्ट्रेंट, हम चूंकि हम बाहर नहीं आ सकते, हम बाकी राज्यों की तरह हमारे पास अनगिनत जगह नहीं है, तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5000 की है तो क्या आपके पास सुटेबल लैंड है। अगर वो हम लोग कन्विंस कर देते हैं तो कुछ लोगों को हमने ज़्यादा भी दिया है। या इसके अलावा क्या आपके पास प्रोटेक्शन की मेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल फेंसिंग की सुविधा है प्लांटेशन के लिए, या मेंटेनेंस के लिए कोई आदमी है, कोई सिस्टम है, नहीं है तो फिर सिर्फ शौक के लिए 5000 पौधे मांगना ये ठीक नहीं है, ये उनके भी हित में एक तरह से मारना हुआ, उनको जीवन खत्म करने वाली बात हो गई। अदरवाइज मैं तो बोल सकता हूँ कि हमारी नर्सरीज में वो ज़्यादा अच्छी उनकी देख रेख हो रही है। आप जाके देखें, अगर कभी आपको अवसर मिले तो आप वहाँ पे अमूमन पौधों की जो हाइट है वो 4 से 5 फीट तो लगभग सबकी है। अभी हम लोग प्लांटेशन में आप देखेंगे आने वाले 8 तारीख से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एवरेज हाइट हम 5-6 फीट का टारगेट करते हैं कि ऐसे टॉल प्लांट्स को प्लांट किया जाए ताकि वो इमीडिएट उनका ग्रोथ रेट भी बेटर होगा और सर्वाइवल परसेंटेज इज वेरी हाई। तो इसमें जो आपके पौधे हैं, जो इतनी आपने संख्या मुझे बताई है, तो ये किस तरह के पौधे हैं? इसमें तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। मोस्टली जो है, एक तो हम लोग इंडिजिनस स्पीशीज को टारगेट करते हैं जिसमें इसमें यूकलिप्टस नहीं होगा, वो चूंकि यहाँ का वो नेटिव नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से कभी लाया गया था, तो ये नहीं होता। इसके अलावा जो नेटिव प्लांट्स हैं जैसे आंवला, नीम, आम, जामुन, इस तरह के, और कई फ्रूट स्पीशीज को भी हम लोग बढ़ावा देते हैं। कुछ किचन गार्डन या हर्बल प्लांट्स को भी आप कुछ बढ़ावा देते हैं? हमारी नर्सरीज में लगभग 24 तरह के जो है हर्बल गार्डन्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, और तरह तरह के हर्बल गार्डन जो स्कूलों वगैरह मेंटेन करते हैं उनको भी हम रेगुलरली दे रहे होते हैं। तो इनमें से आजकल जो है खासकर कोविड के कारणों से मैंने देखा कि आजकल लोगों में गिलोय का जो है चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो गिलोय, अश्वगंधा या स्टीविया या इस तरह के प्लांट, नीम हो गया, एलोवेरा, ऐसे प्लांट्स की डिमांड लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे आपने अभी डॉक्टर साहब आपने यहाँ बात करी कि कोविड को लेकर आपने बात करी, तो कुछ ऑक्सीजन का जैसा हुआ था कि हाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो कुछ उस तरह के प्लांट्स जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं या हर वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ उस तरह की कुछ आपकी तरफ से पहल की गई है? देखिए, प्लांट ऑक्सीजन तो देते ही हैं, इसमें कोई नोबडी कैन डिनाई, बट ये कहना कि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ इस बात से। बट हाँ, कुछ प्लांट ऐसे जैसे कि पीपल, एलोवेरा या नीम या स्नेक प्लांट जो घरों में लोग रखते हैं, या अरेका पाम वगैरह, ये सब बेटर हैं फ्रॉम ऑक्सीजन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इट्स द बेसिक रीज़न आई थिंक इज़ कि इनको मेंटेन करना आसान है, इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली जैसे अरेका पाम या बाकी स्नेक प्लांट वगैरह की कम है, तो बेटर रहता है। तो अगर हम कोविड को लेकर ही बात करें तो पौधे लगाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? एक तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पोस्ट प्लांटेशन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक बड़ी अच्छी बात है कि एक मुहिम सी चली है, जब भी कोई आप फंक्शन देखेंगे होगा तो पहले प्लांटेशन होता है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए चाहिए ये कि हम किसी न किसी को डेडिकेट करें। जैसे वो अगर कोई सरकारी संस्था है तो हम क्यों ना वहाँ के माली को डेडिकेट करें कि भाई देखो ये प्लांट बचना जरूर चाहिए। जैसे हम लोग अपने यहाँ जो लास्ट ईयर हमने किया उसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि किया वो सर्वाइव किया, नहीं किया तो क्या इश्यूज थे, हम उनको एड्रेस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पोस्ट प्लांटेशन पे बात करें। जो मैं एडॉप्शन की बात कर रहा था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइडिया कि वहाँ पे जो संस्था में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं उनको हम डेडिकेट कर दें कि भाई ये 5 पौधे आपके नाम, आपको इनकी रक्षा करनी है। तो जब तक हम लोगों को डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं इससे, तब तक शायद सर्वाइवल नहीं। हम बच्चों को तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका पौधा ज़्यादा अच्छा हुआ या हेल्थ अच्छी हुई तो हम आपको कुछ उसमें प्राइज दे सकते हैं। इनफैक्ट कई स्कूलों में इस तरह का काम हो रहा है जी। और इसमें मैं देखता हूँ कई स्कूल के टीचर या इको क्लब इंचार्जेस जो हैं, इनको स्कूल के प्रिंसिपल्स, इनका भी बड़ा अच्छा रोल है। कई ऐसे आपको अवसर मिलेगा तो आप उन स्कूलों को विजिट करके आप देखेंगे कि उसमें बड़ा बेहतरीन काम उन लोगों ने किया एंड ब्यूटीफुल हर्बल गार्डन्स आर देयर एंड उनको हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल बेस्ट इको क्लब के फॉर्म में हम अवार्ड भी देते हैं। जी, अगर कोई व्यक्ति आप ही के किसी यानी कि विभाग से कहीं जाकर पौधे लेना चाहे तो कहाँ पर वो आपकी नर्सरीज हैं और क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी जिससे वो आपके पौधे ले सकता है? अगर कोई नर्सरी भी जाना चाहता है तो चंडीगढ़ के 8 अलग अलग लोकेशंस पे हमारे पास नर्सरीज हैं जिनके पूरे डिटेल वेबसाइट पे chandigarhforest.gov.in पे भी उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो दड़िया के इलाके में एक जगह है, फिर हलो माजरा मनी माजरा में है, फिर बॉटनिकल गार्डन में नर्सरीज हैं हमारे पास और एक किशनगढ़ में है। ऐसे इन जगहों पे हमने आप मोटा से चंडीगढ़ को कवर करते हुए स्कैटर करके नर्सरीज बनाई गई हैं। इन पर कहीं पे भी जाके अपनी बेसिक एंट्रीज देके 5 प्लांट ले सकते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अगर उनके पास स्पेस है और प्रोटेक्शन मेजर्स है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो उनको हम किसी भी स्केल का, किसी भी साइज़ का या किसी भी नंबर का प्लांट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास सेटअप हो उनको प्रोटेक्ट करने का जी। और इस साल जैसे कि हम जो मैं ग्रीन चंडीगढ़ एक्शन प्लान की बात कर रहा था, उसमें 80,000 प्लांट जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टारगेट है जी। तो इससे आपने बात की थी, हमने ऑक्सीजन को लेकर किचन गार्डन की हमने बात की थी। कुछ लोगों को ये भी रहता है, जैसे आपने गिलोय की बात की, तो इम्यूनिटी बूस्टर के जो पौधे रहते हैं इनको कुछ देख रेख के लिए कुछ ज़्यादा कुछ आप लोग गाइड करते हैं, किस तरह से उन्हें ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो हम प्लांट दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हर नर्सरी के एक इंचार्जेस हैं, उनको बेसिक नॉलेज इन सब की रहती है। क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो इंडोर अच्छे चलते हैं, कुछ होते हैं बाहर अच्छे चलते हैं, तो वो शायद पूरी गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है वन विभाग का, वो जनरली आउटडोर प्लांट्स का होता है, इनको फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ भी बोलते हैं। हमारा जो मेजर सेगमेंट है दैट इज़ दोज फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ जो कि बाहर की तरफ होंगे। लेकिन अगर आपको हॉर्टिकल्चर स्पीशीज़ या इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इनके लिए दूसरे जो विभाग हैं चंडीगढ़ में, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर विंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनके पास वो प्लांट्स ज़्यादा होते हैं जी। डॉक्टर अब्दुल, यहाँ पर मैं बात करूँगी कृत्रिम जंगलों की, इस तरह बात की जा रही है। अगर हम बात करें, चंडीगढ़ तो चलो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, लेकिन फिर भी कुछ कृत्रिम तैयार किया जा रहा है, तो ये कितना सक्सेस रहेगा? मेरा तो मानना है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल है। अगर आप चाहें तो कई जंगल हमने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं जहाँ पहले फ्लैट लैंड हुआ करते थे। जैसे मलोया में एक हमारा प्लांटेशन है, उसको देखा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको लगेगा नहीं कभी यहाँ फ्लैट लैंड हुआ करता था। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। इसके अलावा आजकल एक नया प्लांटेशन कंसेप्ट चालू है, दैट्स कॉल्ड मियावाकी प्लांटेशन। वो भी बहुत ही एक बेहतरीन कंसेप्ट है। हमने रिसेंटली भी बॉटनिकल गार्डन में एक जगह ये शुरू किया है। क्या चीज़ है, इसके बारे में ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे इंटेंस प्लांटेशन की जाती है। जैसे हम लोग आमतौर से 1 हेक्टेयर में 1000 प्लांट्स आर प्लांटेड, बट इस केस में 1 हेक्टेयर में 10,000 आर प्लांटेड। और इसमें अलग अलग प्लांट, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग कैनोपी हाइट्स के होते हैं, अलग अलग हाइट्स के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक थ्योरी है कि 2 प्लांट जब आपस में प्लांट करेंगे, दोनों में कंपटीशन होगा तो दोनों में तेजी से राइज करेंगे जी। तो ऐसा देखा, एक जापानीज साइंटिस्ट है, इन्होंने एक कंसेप्ट शुरू किया था, उन्हीं के नाम पे इसको मियावाकी या मियाजाकी कुछ लोग पढ़ते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं। और सेक्टर 26 के खालसा कॉलेज में भी इन्होंने बड़ा अच्छा कर रखा है इसको, और चंडीगढ़ के कुछ और जगहों पे किया जा रहा है। और ये जैसा कि मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कई अलग अलग राज्यों में भी इसको बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया जा रहा है जी। सर, यहाँ पर ऐसा बात करें, अगर चंडीगढ़ की ही बात करें, ऐसा कहते हैं कि कोई चीज़ अगर एक अच्छा कॉज है तो उसके पीछे कुछ भ्रांतियाँ और मिथ साथ में जुड़े होते हैं। जैसे भी आपने कहा कि छोटे पौधे होते हैं, हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत छोटा पौधा है या आम का, वो पूरा यानी फलों से लदा रहता है। तो बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अगर छोटे पौधे में अगर फल आ रहा है, शायद इसे खाना अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली कोई इशूज़ हैं। जिनकी आप बात करें, इनको हम ग्राफ्टेड ट्रीज या ग्राफ्टेड प्लांट बोलते हैं। तो बट इन जनरल तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट मेरा भी मानना है कि नेचर के अगेंस्ट जब तक पॉसिबल हो नहीं जाना चाहिए।
नेचर ने जैसा उसको बनाया था, आपने उसमें साइंटिफिक या बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके उसको ग्रोथ रिड्यूस कर दी, फास्ट कर दी। तो कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट तो नोटिस नहीं किए गए हैं, बट वन शुड अवॉइड गोइंग अगेंस्ट द नेचर। एक यहाँ पर एक चीज़ और है, ऐसा भी हम बात कर रहे थे वेदर को लेकर, हमने बात कही कि हम वैसे तो 1 से 7 तक पे अगर वन महोत्सव की बात करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर बारिश कब है तो उसके अकॉर्डिंग उसे आगे पीछे हम कर लेते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि पहले रेनी सीज़न जब होता था तो अब उस टाइम पर रेनी सीज़न नहीं होता, जिस टाइम पर स्नोफॉल होता था वो स्नोफॉल नहीं होता, समर के टाइम पर समर नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी, एक तो पहले मैं ये कहूँगा, लेकिन इसी को काफ़ी लोग जो है साइंटिस्ट कम्युनिटी इसको जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती है जी। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज़ कि पहले क्लाइमेट चेंज काफ़ी लोगों को लगता था कि ये होक्स है, एक फ्रॉड कंसेप्ट है, जबकि अब नहीं है। अब एक अक्रॉस द ग्लोब पीपल हैव अंडरस्टूड कि नहीं, क्लाइमेट चेंज इज़ द रियलिटी एंड इट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि हम लोग जो है अपने हिसाब से जो भी एक्शंस ले सकते हैं इसको मिटिगेट करने के, कम करने के हम एक्शंस लें। और एक और अच्छी बात यह है कि इसको एड्रेस करने के लिए UNFCCC ने बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे कमिट ऑल्सो हम इस लेवल का अपना कार्बन रिडक्शन करेंगे, ताकि जो इरेटिक वेदर्स आप देख रहे हैं या अनकंट्रोल्ड फ्लड्स या ड्रॉट्स, इन सब एपिसोड्स को कम किया जाए। जी सर, यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है सर, ये जो वेदर चेंज की बात हुई, इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो एक सवाल है कि जो ग्राउंड वाटर भी जनरेट होना, जैसा कि अगर पौधा अपने आप एक सर्वाइव की हम बात कर रहे हैं, 3 महीने अगर उसको बारिश मिलती है, बट शायद कहीं ग्राउंड वाटर अगर जनरेट नहीं होता तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बाय एंड लार्ज इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पर्टिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि कैन यू एवर, आई मीन कैन समबडी एवर थिंक कि जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसका प्राइम सोर्स क्या है, अल्टीमेटली ये वाटर कहाँ से आता है? तो इसका आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस या 90% जो इसके सोर्सेज हैं दैट इज़ प्राइमरली द टाइगर रिजर्व, यानी फॉरेस्ट एरियाज से ही निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं वाटर के जो ट्रीज के बेनिफिट्स हैं, सिर्फ फ्रूट्स या मैंगोज ये सब नहीं है, इसके अलावा बहुत ढेर सारी बेनिफिट्स हैं जिनको हम टैंजिबल इंटैंजिबल बेनिफिट्स बोलते हैं। तो वाटर या ग्राउंड रिचार्ज इज सर्टेनली वन। हम ये सोच के रहे हैं कि भाई हम पानी मतलब हम प्लांट लगाएं उसको पानी मिलेगा कि नहीं, मैं कहूँगा इसको उल्टा सोचें कि हम प्लांट लगाएं तो पानी आएगा। सो दैट विल रिचार्ज द ग्राउंड एंड नेचुरली अब ऐसे एरियाज़ में, जैसे खासकर ऐसे लोकेशंस जहाँ पे वाटर टेबल बहुत नीचे है, वहाँ आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, इसी को कम एफर्ट करना पड़े। यही कारण है कि इसको जुलाई में मानसून सीजन में फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट या वन महोत्सव मनाया जाता है। जी डॉक्टर अब्दुल, एक चीज़ और देखी जाती है कि साहब हम प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, हम एक सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो पौधों को बचाने के लिए अगर हम बात करें, अगर हम रोड साइड पर अगर पौधे लगा रहे हैं तो किस तरह से हम उसमें इनिशिएट कर सकते हैं, हमें किन सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखिए, प्लांट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है वाटर से ज़्यादा इसकी ज़रूरत उसकी सुरक्षा की है। जी। सुरक्षा डोमेस्टिक एनिमल से, जो भी एनिमल्स घूम रहे हैं उसको ब्राउज ना कर लें। दूसरा, लोगों से खुद। कई बार आप देखेंगे ये ऐसी हैबिट में आ चुका है कि आप वॉक कर रहे हैं, सामने कुछ है तो कोई जाते आते उसको खींचता चला गया। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, उसको प्लांट गार्ड का एक सिस्टम बनाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त प्लांट गार्ड प्रोवाइड करने की कोई प्रोविजंस नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो इसका एक ही तो चूंकि कारण यह है कि हम फॉरेस्ट एरियाज में हम बहुत अच्छे स्केल पे फुल फेंसिंग करने के साथ करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट की ना करके हम एरिया की फेंसिंग कर देते हैं, दैट इज चीपर ऑल्सो। लेकिन जो कोई इंडिविजुअल अगर इंटरेस्टेड है तो मैं कहूँगा कि भाई 50 की जगह आप 5 ही करें, और जो 45 के बच गए पैसे उसको हम प्रोटेक्ट उसमें प्लांट गार्ड में या कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाने में करें, या एक आदमी रखते हैं वहाँ पे, या कोई सोसाइटीज़ हैं उनके मालीज वगैरह हैं उनको डेडिकेट करें, भाई इसको हर हाल में आपको बचाना है जी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शायद हम 50 की जगह 5 ही रखें और 5 सर्वाइव कर जाएं, देन की 50 टारगेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वी फील कि हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं और पता चला साल के 2 साल बाद 50 सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सर यहाँ पर ज़्यादातर सुनने में आता है ग्लोबल वार्मिंग शब्द है जो बड़ा भारी सा लगता है और सुनने में आता है, तो क्या कारण है इसका? ये हम मतलब ये तो खैर अब बहुत जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अब ये सब कोई होक्स नहीं रहा, इट्स रियलिटी नाउ। हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है कैसे राइज कर रहा है, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन इन लॉट ऑफ रिसर्च आल्सो कि 0.2 डिग्री के हिसाब से कैसे कैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है हर साल। और अब हम खुद भी महसूस करें तो अगर मैं बचपन से कंपेयर करूं तो मेरा तो बहुत स्ट्रांगली मानना है कि मैं खुद देख रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग को जी। और मैं नहीं, सब लोग देख रहे हैं, सब फेस कर रहे हैं इसको। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियलिटी, जिसमें पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन जो बहुत हैवी स्केल पे हो रहा है, दैट इज सर्टेनली दीज आर दी सर्टेन रीजंस। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है इससे निपटने के लिए? ठीक इसका उल्टा,
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर मैक्सिमम एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन। आप या तो उन पौधों की जगह जो कट गए उनकी जगह प्लांट करें, या जहाँ पे नहीं जगह खाली है उनको मैक्सिमम में कन्वर्ट करें, दैट इज़ वन। दूसरे जो ऐसे फैक्टर्स जो पल्यूट करें इन्वायरमेंट को, उनकी तरफ हम जा रहे हैं कि उनको कम किया जाए। जैसे आप जानते हैं इसी सीरीज़ में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन चलाया गया कि अब इन प्लास्टिक्स को हम बैन कर रहे हैं। तो इन सब अगर फैक्टर्स पर हम काम करें तो आई एम श्योर ग्लोबल वार्मिंग के पेस को जरूर कम किया जा सकता है। तो अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? जैसे अभी आपने एक बात करी कि वन यूज़ की अगर बात करें तो उसके बावजूद भी हमें आसपास पॉलीथीन देखने को इतना मिलता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी स्कीम या कोई भी इनिशिएटिव जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक लोग ना पार्टिसिपेट करें। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बगैर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी सारा काम नहीं कर सकती हैं अकेले। तो जैसे सिंगल यूज़ की बात है, अगर लोग डिसाइड कर लें कि हम सिंगल यूज़ लेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लेट्स से यू गो टू वेजिटेबल शॉप एंड वो लोग क्या करते हैं, रैंडम हर चीज़ एक एक पॉलीथीन में भरना शुरू कर देते हैं। आप अगर खुद उनको मना कर दें कि नहीं हमें इसमें नहीं चाहिए, वाई वी कैन नॉट कैरी अ क्लॉथ बैग, तो आई एम श्योर अगर लोगों की साइड से भी चीज़ें राइज होंगी तो ये चीज़ें धीमे धीमे बैन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। जी, एक तो अभी हम बात कर रहे हैं पेड़ लगाने की, लेकिन साथ ही ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग अपने सुविधा के लिए कि हाँ इसकी टहनियाँ यहाँ अड़ रही हैं, पेड़ कटवा देते हैं, या कुछ इलीगल तौर पे पेड़ कटते हैं, तो उससे कुछ बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, बहुत तरह की गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई थोड़ी इश्यूज़ आए एडजस्ट करने की बजाय इसको फेल कर दो। बट मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ में ऐसे केसेस मेरा मानना है लगभग नहीं है। इसका कारण यह है कि ट्री फेलिंग यहाँ पे बहुत टफ है, क्योंकि ट्री फेलिंग जो परमिशंस होते हैं दैट गोज़ टू अप टू द हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, वहाँ से रेज करते हुए। तो बहुत अच्छे लेवल की इसमें मॉनिटरिंग है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसको नॉट फेलिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। फेलिंग उन्हीं को दी जाती है जो ट्रीज़ या तो डेंजरस हैं, इंक्लाइंड हो गए और दैट में फॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और किसी की लाइफ को थ्रेट हो सकते हैं, उनको करते हैं, या विच आर डेड, या इसके अलावा ऐसे ट्रीज जो किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आ रहे हैं और वो अनअवॉइडेबल हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको इसको जरूर बताना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में हम लोग पर्सनली, मैं खुद विजिट करता हूँ उन सब साइट्स को, और ये इंश्योर करते हैं कि क्या ये ट्रीज अवॉइडेबल हैं कि नहीं। उनके साथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन होता है, जब भी कंफर्म हो जाता है कि ये अवॉइडेबल नहीं है, देन ओनली ट्री फेलिंग परमिशंस आर गिवन। जी सर, यहाँ पर एक चीज़ और कुछ समय पहले एक सुनने में आई थी, या बहुत अच्छा सा न्यूज़पेपर्स में हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं कि चंडीगढ़ में उनमें पौधों में जान ही नहीं है, वो एक यानी डेड की तरह वो खड़े दिखते हैं हमें, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, ग्रीन है, बट वो नीचे से खोखले हैं। तो इसके लिए वन विभाग क्या काम कर रहा है? ऐसा है, ये एक तो इसके दो कारण हैं। एक पहला कारण तो ये है कि ऐसे कई केसेस में इनमें पेस्ट वगैरह के इश्यूज हैं, पैथोजेंस आ गए हैं, तो दैट इज़ वन। सेकेंडली बहुत ऐसी ट्रीज़ हैं, इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ है सबकी लाइफ है। बिल्कुल, हमारी भी लाइफ है, पेड़ की लाइफ है, हर चीज़ की एक लाइफ है। तो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऐसे केसेस हैं जिनकी एक ठीक ठाक लाइफ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जब चंडीगढ़ शुरू में बनाया गया तो यहाँ पे मैसिव प्लांटेशन करने के लिए यूकलिप्टस बहुत लार्ज स्केल पे प्लांट किया गया। लेकिन अगर आप इसका रोटेशन लाइफ देखें या साइकिल देखें तो बहुत छोटा है बनिस्बत जो आज उसकी लाइफ है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी ऐसे स्पीशीज़ की जिसकी लाइफ 15 साल है उसको मैं 40-45 साल तक अगर मैं कुछ करके कर रहा हूँ तो नेचुरली नीचे से खोखला हो जाएगा, एंड आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से पौधे हैं या पेड़ हैं, ऐसा हम चाहते हैं कि एक पौधा होता है, ऐसा अगर हम बात करें चंदन की तो बहुत समय लेता है लगने के लिए, तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको अगर हम लगाएं तो ऑफकोर्स अगर हम पौधे लगाएं तो हमें होता है जल्दी जल्दी बड़े हों, अगर चाहे वो फलदार हैं तो जल्दी जल्दी फल दें, तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो अच्छी छाया और जल्दी ग्रो करते हैं? इसमें बहुत फास्ट बढ़ने के लिए इनफैक्ट इसीलिए यूकलिप्टस लाया गया था, बट वो यूकलिप्टस और पॉपुलर ऐसे दो स्पीशीज़ हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हैं। आपको 4 से 5 सालों में लगभग फुल फ्लेज ट्री तैयार हो जाता है। लेकिन ये यूकलिप्टस खासकर इन्वायरमेंट के लिए चंडीगढ़ जैसे या इंडिया के क्लाइमेट के लिए इट्स नॉट सूटेबल, बिकॉज ये फॉरेन ओरिजिन का है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था इसको, सो इट हैज़ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन आल्सो। तो चंडीगढ़ के अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल प्लांट्स कौन से हैं? यहाँ पे जैसे आंवला कर सकते हैं आप, नीम लगा सकते हैं, जामुन हो सकता है, मैंगो कुड बी वन स्पीशीज़। इसके अलावा जो है बाकी मेडिसिनल प्लांट की जो हम लोग बात कर रहे थे ये ज़्यादा सूटेबल है। एक पीपल ट्री के बारे में कहा जाता है। हाँ, पीपल भी एक बहुत उपयोगी प्लांट है, जो ऑक्सीजन की बात हम लोग कर रहे थे उसमें भी पीपल को मेंशन किया था। पीपल, बरगद, या यहाँ पे एक त्रिवेणी का भी एक कंसेप्ट लोग बताते रहते हैं, त्रिवेणी इज ऑल्सो वन कंसेप्ट। तो पीपल, बरगद भी एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कर सकते हैं। तो चलते चलते अगर हम सर बात करें कि अभी करंट में आपकी कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स हैं जो चंडीगढ़ को और हरा भरा बनाने के लिए अभी तैयार की जा रही हैं या अभी
पाइपलाइन में है? एक तो यही है जो भी हम लोग 8 तारीख से करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिल्कुल। वन विभाग आपके द्वार, जिसमें हर जी। सेक्टर्स में गाड़ियाँ जाएंगी, आप उनसे जाके खुद ले सकते हैं जस्ट बाई गिविंग योर डिटेल इन ए रजिस्टर फॉर्म। दूसरा, इसके अलावा जो मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, हम 80,000 अलग अलग टाइम पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी। वन महोत्सव जो होता है एक इंटेंस प्रोग्राम होता है, जैसे हम लोग 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये काम कर रहे होंगे। तो लगभग जो इस साल हमारा 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है, वी टारगेट कि 40-45,000 इसी 2 हफ्ते में कर दें, और बाकी ऑल अक्रॉस जो रिमेनिंग नंबर है वो हम धीमे धीमे अक्रॉस दी ईयर उसको पूरा कर रहे होते हैं। पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि एक बहुत अच्छी बात है कि लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं प्लांटेशंस में, और बहुत अच्छे से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिर्फ प्लांटेशन तक अपने आप को सीमित ना रखें, उसके आगे बढ़ें। ये भी ध्यान रखें क्या हमने लगा दिया तो 2 साल 2 महीने बाद जाके ज़रूर देखें एक बार कि वो सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है। हो सकता है आपने जिस पौधे को शक्ति दी, दिशा दी, वो दिशा विहीन हो गया हो, मुड़ गया हो किसी साइड, या किसी ने उखाड़ दिया हो, पानी की ज़रूरत हो। तो अगर आप का एक छोटा सा टच हो सकता है उसको एक लाइफ दे दे। तो ये अगर पोस्ट प्लांटेशन केयर पे लोग ध्यान दें तो आई एम श्योर चंडीगढ़ 46% है, इसको और बियॉन्ड भी हम ले जा सकते हैं। जी सर, हेल्पलाइन नंबर या कोई वेबसाइट जो आपने बताई थी, एक बार दोबारा वेबसाइट बता दीजिए, और हेल्पलाइन नंबर जिस पर कॉल कर सकते हैं। इस पे जो काफ़ी डिटेल जो भी मैंने आपको बताया चंडीगढ़ forest.gov.in पे अवेलेबल है। जी। हमारा एक सेंट्रल नंबर भी है 017227000284 और 217। इन दोनों नंबर पे आप किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए यूज़ करना चाहता हूँ, कि हमारा एक हॉटलाइन नंबर है वाइल्ड लाइफ के लिए 017227000217। यानी किसी भी तरह का वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर आप अपने घर के अंदर कभी फेस करते हैं, नीलगाय देख लिया आपने, या सांबर देख लिया, स्नेक देख लिया, या बर्ड्स कुछ अच्छी हालत में नहीं है, इंजर्ड हैं, तो इस पर आप रिपोर्ट करेंगे। हमारा क्लेम है कि हम 30 मिनट के अंदर किसी भी टाइम किसी भी दिन में इसको हम रेस्क्यू करते हैं 30 मिनट्स के अंदर अक्रॉस दी सिटी। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। डॉक्टर अब्दुल ने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, जैसा ये वन महोत्सव भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम उनका ध्यान रख सकते हैं। हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर ना जाएं, उनकी देखभाल के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम अपने एनवायरनमेंट को और भी खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि थोड़ा सा यानी कि वेदर ज़्यादा अच्छा गर्मी हो जाती है चंडीगढ़ में, तो सब लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं। हिमाचल की तरफ जाने की बजाय अगर हम लोग खुद यहाँ पर उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। तो डॉक्टर अब्दुल, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। जी, आज की खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।